वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 के बारे में। जिसमें हमने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे द्विघात समीकरण को हम पहचान सकते हैं, कैसे किसी एक साधारण समीकरण को द्विघात समीकरण में परिवर्तित किया जाता है और कैसे उनको पहचाना जाता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसके अलावा अन्य और भी हमने टॉपिक वहाँ पर पूरे किए थे। तो अब हम बात करने वाले हैं उसी के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम कुछ नया जानेंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे द्विघात समीकरण चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। इस सेकंड पार्ट में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है पूर्ण वर्ग बनाना। वो होगा पूर्ण वर्ग बनाना। जो ये टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाना, इस टॉपिक के अनुसार हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे एक द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, ये एक विधि होती है द्विघात समीकरण को हल करने की, तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से उसे हल किया जा सकता है। तो समीकरण को हल करने से पूर्व हम उसके मानक रूप, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हल करके देखते हैं ताकि हम उससे कुछ विशेष सीख सकें। तो पहले समझिएगा कि जो कोई द्विघात समीकरण है वो कुछ इस रूप में लिखा होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करना है ताकि हम इसको पहचान सकें कि जो इसके हल हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिससे हमें द्विघात सूत्र का पता चलता है। द्विघात सूत्र का निर्माण भी इसी से होता है। तो हम इसके साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विघात सूत्र बनाना। तो इसमें आप द्विघात सूत्र बनाने को भी सीखोगे कि द्विघात सूत्र कैसे बनाया जाता है, जिसका प्रयोग करके आगे हम सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर जो a है वो x² का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है और जो c है वो एक अचर पद है। तो यहाँ पहला हमारा काम होगा कि जो हम c लिखा हुआ है उसको दूसरे पक्ष में लेकर जाएं। तो हम लिखेंगे ax² प्लस bx बराबर से माइनस c। हम c को दूसरे पक्ष में लेकर गए हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं हम अचर पद का पक्ष परिवर्तन, या फिर इसको यहां से काट देते हैं ताकि आप इसको पूर्ण रूप से अच्छे से समझ पाएं। तो हम लिखेंगे नंबर 1, पहला कदम होगा हमारा अचर पद का पक्षांतरण। अचर पद का पक्षांतरण होगा तो लिखेंगे ax² प्लस bx बराबर से माइनस c। पहला हमने ये कर दिया। इसके बाद क्या करना है, x², जो हमारा पद x² है उसका जो भी गुणांक हमें दिया हुआ है, x² का जो गुणांक है उसका हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x² के गुणांक a का समीकरण में भाग देने पर अब इसके बाद देखिएगा क्या होगा। जब इसमें भाग देंगे तो ध्यान से समझना कि यहां पर ax² है तो इसके बटे में a लिखेंगे, यहां पर है bx तो इसके बटे में a लिखेंगे और यहां पर भी a लिखेंगे। जब यहां ax² के बटे में a लिखा जाता है तो a से a कट जाएगा। तो इस प्रकार जो नया समीकरण वो कैसा बनेगा, देखो जरा, ये बनेगा x² प्लस bx बटे a और दूसरा बनेगा बराबर से माइनस c बटे a। अब यहां पर इतना हमने कर चुके हैं हम। इसके बाद में हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, जो हमारा तीसरा स्टेप है वो होता है x वाले पद के लिए। जो x लिखा हुआ है यहाँ पर, x वाला जो पद है इसका जो गुणांक है b बटे a। अब हमें x के गुणांक, तो x के गुणांक के साथ क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे x के गुणांक b बटे a का आधा। तो इसका आधा क्या होता है देखिएगा जरा, जो इसका आधा है वो हो जाएगा b बटे a का आधा हो जाता है b बटे 2a। b बटे 2a इसका आधा हो जाएगा। तो इसके बाद में x के गुणांक b बटे a का आधा b बटे 2a और इसका भी वर्ग। तो इसका वर्ग क्या करेंगे, तो आधा b बटे 2a का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। अब इसके बाद में हमने इसका जो वर्ग कर रहे हैं तो इसका वर्ग जो है वो क्या बनेगा, इसका वर्ग कर लेते हैं। तो इसका आधा तो ये हो गया, तो इसका वर्ग जो है तो हम यहां लिख देते हैं, इसका वर्ग क्या है, वर्ग का वर्ग कितना हो जाएगा,
b/2a का होल स्क्वायर। वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो देखो सबसे पहले बाएं पक्ष में ये पहले से लिखा हुआ है तो इसे हम यहां लिख देंगे, ये लिखा जाएगा x²। उसके बाद में प्लस, फिर लिखा जाएगा bx/a। उसके बाद में हमने b/2a जो है इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे, प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ लिखेंगे बराबर से, यहां पर भी यही लिख देंगे हम b/2a का होल स्क्वायर और माइनस इतना लिखा, उसके बाद -c/a है तो इसको लिखेंगे -c/a। इतना हमने अब यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद में ऐसा कोई और परिवर्तन नहीं है जो हमें और ज़्यादा करना होगा। इसके बाद बस अब इसे हमें सिंपली हल करना होगा। अब बस इसे साधारण से रूप से हल करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये एक जो फॉर्म है x² + bx/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये आप अगर इसे ध्यान से समझें तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सपेंडेबल फॉर्म है किसकी a + b के होल स्क्वायर की, जिसमें ये a का मान है, ये b का मान है। तो a + b का जो होल स्क्वायर है कुछ इस प्रकार से खुलता है। जब यहाँ पर हमें a + b का होल स्क्वायर पहले से खोल कर दिया हुआ है तो हम इसको दोबारा से रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा x, क्योंकि ये a है, a का वर्ग होता है ना उसमें, जिस प्रकार से a + b का जब होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है a² + 2ab + b²। तो यहां देखिएगा ध्यान से, अब सबसे पहले a² होता है, हमारे पास a² है, दूसरा b² होता है, हमारे पास b² है, फिर उसके बाद होता है 2ab, ये 2ab है इसका। तो अब हमें क्या करना है, तो इसको हम इस फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं। तो a + b लिखेंगे, हमें यहां से जो स्क्वायर था वो नहीं चाहिए, हमें बस वह अंक चाहिए। तो यहाँ देखो ये भी a के फॉर्म में है, ये b के फॉर्म में, और यहाँ से हम इन वर्गों को नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे अब आगे हम क्या, इसके बाद प्लस में b/2a प्लस b/2a और इसका होल स्क्वायर, हमने इसको होल स्क्वायर में लिखा। इसके बाद पर इसके बाद में b/2a का होल स्क्वायर है -c/a। अब इसको लिखेंगे तो देखिएगा जब इसका वर्ग कर रहे हैं तो b का वर्ग करने पर आएगा b²/a, और यहाँ पर 2a जो है इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग तो आ जाएगा 4 और a का वर्ग आएगा a²। उसके बाद में माइनस करना है -c/a। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहां पर इनका लय से लेकर इसको एक संख्या बना लेंगे पूरी। तो यहां पर आएगा x + b/2a इसका होल स्क्वायर, जो बराबर होगा किसके, दोनों का लय से लेते हैं 4a² आएगा। जब 4a² आता है तो 4a² से इस 4a² में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और 1 का गुणा b² से करने पर आता है b²। यहां से b² माइनस a से, अब यहां हम भाग देंगे तो 4 में तो भाग जाएगा नहीं, a² में भाग जाएगा a बार, तो a × 4 बचेगा। यहां से a × 4 का गुणा c से कर देंगे तो क्या बनेगा 4ac, 4ac। अब यहां से 4ac बचेगा। अब उसके बाद दोनों पक्षों में, अब हमारे पास ये दोनों संख्याएं बन गई हैं, अब दोनों पक्षों में हमें वर्गमूल करना होगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर तो देखिए दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल करने का मतलब है हम दोनों पक्षों में वर्गमूल का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर और इस पर वर्गमूल का ये चिन्ह। इसके बाद बराबर से यहां पर भी वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा b² माइनस 4ac/4a²। अब ध्यान से समझिएगा कि हमने जब वर्गमूल किया है तो ये वर्गमूल का चिन्ह तो इससे कट ही गया, क्योंकि यहां वर्ग था, ये वर्गमूल है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। लेकिन दूसरे पक्ष में जब हम वर्गमूल कर रहे हैं तो जब दूसरे पक्ष में वर्गमूल किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर जो हमारा उत्तर है वो दोनों संख्याओं में आता है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी। तो इसलिए दोनों चिन्ह लगेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो ऊपर वाला प्लस का चिन्ह कहलाता है, नीचे वाला माइनस का। जब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे x + b/2a जो किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा। अब इस वर्गमूल वाले हिस्से को हम हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, देखो यहां पर आएगा प्लस माइनस और अंडर रूट में ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा b² - 4ac
और पूरे के होल बटे में देखो 4a² जो है हमारे पास यहाँ पर 4a² है, तो 4 का वर्गमूल तो हम लिख सकते हैं जो कि 2 होता है, और a² का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा, तो हम इतना यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद x का मान चाहिए ना बस हमें, तो हम लिखेंगे x बराबर से जो b/2a है इसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ क्या रखना है, हमें यहाँ पर सिर्फ x रखना है, क्योंकि हम x का मान ही निकालने वाले हैं। तो लिखेंगे -b/2a और यहाँ पर प्लस माइनस फिर से अंडर रूट, उसके बाद में b² -4ac और बटे में 2a। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर दोनों के हर में यहाँ पर भी कितना है 2a और यहाँ पर भी कितना है 2a दिया हुआ है, इस कारण दोनों को हम मिलाकर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, दोनों का लय से लेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर आएगा x बराबर से -b और बटे में पूरे के बटे में क्या रह जाएगा 2a, दोनों का लय से लिया तो 2a आया, तो 2a से जब यहां भाग दोगे 2a में तो एक बार भाग जाता है, और एक का गुणा -b से करोगे, इसलिए -b हमने पहले लिख दिया। उसके बाद प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा, उसके बाद में 2a से अब यहां पर भाग देंगे 2a में तो 1 आएगा, और 1 का गुणा पूरी संख्या से करेंगे तो वही मान आ जाएगा। इस कारण हम इस पूरे मान को एक ही बार में लिख सकते हैं, यह आएगा b² -4ac। तो इस प्रकार हमें हमारे x का जो मान है वो इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कैसे हम x का जो मान है वो निकालते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने वाली जो विधि होती है इसी से ही द्विघात सूत्र का निर्माण होता है। जो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ है x बराबर से -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a, यह जो सूत्र है यही द्विघात सूत्र कहलाता है। तो इसका हम नाम यहाँ डाल देते हैं, यह होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, इस सूत्र को श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। यही वो सूत्र है जिसे श्रीधर आचार्य सूत्र कहा जाता है। इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के सवालों को पूरा करने के लिए करते हैं। जो सभी सवाल द्विघात समीकरण के होंगे उन सभी सवालों को इससे आसानी से हल किया जा सकता है। तो इसके बाद में अब आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, तो उसे आप देखें। तो आइए हम पहले अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप एक पूर्ण वर्ग बनाना इस विधि से एक सवाल भी हल करके देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यह विधि सवाल को हल करने में किस प्रकार से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का उपयोग करके ही इस सवाल को हल करेंगे। तो जैसा कि हमने उस विधि में इससे पहले जब द्विघात सूत्र का निर्माण किया था उसी प्रक्रम को हमें यहाँ पर फिर से दोहराना होगा, तो उसी के साथ हम चलते हैं। तो आइए देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक अचर पद को दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो हम यहाँ पर वो जो लैंग्वेज थी उसे हम नहीं लिखेंगे, हम आपको बस सवाल करके दिखा रहे हैं। तो आइए देखिएगा, तो ये होगा सवाल 6x² -x जो बराबर है, अब ये बराबर होकर जो -2 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये बनेगा सिर्फ +2। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर +2 अचर पद को दूसरी तरफ लेकर जा चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो होगा, ये हमारा सवाल यहाँ से शुरू हुआ था, ये पहला स्टेप है, इसको हम पहला नंबर डाल देते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, यहाँ पर सेकंड स्टेप देखिएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक पूरे समीकरण में उसका भाग देना है। तो देखिएगा क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा सेकंड स्टेप में, ये बन जाएगा x², क्योंकि 6x² जो इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा x²। उसके बाद में -x/6 बराबर से 2/6। अब यहाँ देखिएगा 2/6, इसको काटकर हम 1/3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सवाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आप इसे ऐसा ही छोड़ना चाहते हो तो वो भी आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होगा इसमें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 3 स्टेप पर। नंबर 3 स्टेप में आगे हमें क्या करना होगा, इसके बाद में x का जो गुणांक है, x का गुणांक कौन है, देखिए ध्यान से, x के बटे में तो 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब x के गुणांक में एक भिन्न है जिसका हर तो 6 है, लेकिन उसका जो अंश है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इस कारण वहां पर 1 माना जाएगा। और जो चिन्ह है, अगर धनात्मक चिन्ह होता तो संख्या भी धनात्मक ही लेते हम, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह पहले से दिया हुआ है तो इसलिए संख्या जो हमारी वो ऋणात्मक होगी। तो हम यहाँ पर देखिए समझ सकते हैं -1/6। अब हमें क्या करना है, जो x का गुणांक है उसका आधा करना है, तो इसका मतलब इसमें भाग देना होगा, 2 का भाग देंगे तो वो नीचे ही लिखा जाएगा हर में, तो ये संख्या बनेगी -1/12। हम इसका आधा करते हैं, x के गुणांक का आधा करते हैं और उसके वर्ग को, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, देखो -1/12 और इसका वर्ग करते हैं और वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो वर्ग को हम यहाँ पर जैसा वो वर्ग हमने लिखा है वैसा ही हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो ये आएगा x² -x/6 और उसके बाद में प्लस
इसके बाद लिखना होगा -1/12 और इसका पूरा वर्ग बराबर से, दूसरे पक्ष में भी यही लिखेंगे हम, ये आएगा -1/12 और इसका होल स्क्वायर और प्लस 2/6 ये आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद क्या करना होगा, हम यहाँ जान चुके हैं कि ये जो स्थिति है ये a + b का होल स्क्वायर दर्शाती है, इस कारण से हम यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर के रूप में इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो b है, यहाँ पर b के बाहर तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन 2ab की जो फॉर्म आती है उससे पहले माइनस का चिन्ह है, इस कारण से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये a + b ना होकर a - b रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो ये बनेगा x माइनस, और ये क्या लिखा जाएगा उसके बाद में 1/12 और इसको हम लिख देंगे का होल स्क्वायर। अब उसके बाद दूसरी तरफ देखिएगा, दूसरी तरफ क्या होने वाला है, दूसरी तरफ अब इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो -1/12 का होल स्क्वायर है, तो इसको हल करते हैं, -1/12 का होल स्क्वायर आएगा, -1 का जब वर्ग करते हैं तो ये आ जाएगा 1/12 का जब वर्ग करेंगे तो आता है 144, उसके बाद में प्लस 2/6। अब इसके बाद आगे देखिएगा, इसको हल करते हैं, इस पूरी स्थिति को, अब इस पूरी स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, यहां से आगे बढ़ाएंगे तो दोनों पक्षों में हमें वर्गमूल करना है, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों का लैसे ले लेते हैं। तो लैसे लेकर देखिएगा क्या आता है, पहले उससे इसलिए लिखें कि x - 1/12 इसका वर्ग बराबर से, दोनों का जो लैसे है वो कितना आता है, लैसे हम यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देते हैं, जैसे 144,6, सबसे पहले 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से यहाँ पर भाग जाएगा 7 बार, यहाँ पर 2 बार, फिर उसमें जाएगा 3 बार, उसके बाद इसमें फिर से 2 से भाग देंगे, यहाँ पर आएगा 3, 6 और यहाँ पर आएगा सिर्फ 3। इसके बाद फिर से इसमें 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 1, 8 और यहाँ पर आएगा 3, फिर इसमें दोबारा से भाग देंगे 2 से, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 9 और यहाँ पर 3 होगा। अब हम 3 से भाग देंगे, 3 से यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1, फिर 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 1,1। अब इसके बाद देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इनका जो लैस है वो कितना आया था। 3 का गुणा 3 से करने पर आता है 9, 9 का गुणा 2 से करने पर 18, 18 का गुणा 2 से करने पर 36, 36 का गुणा 2 से करने पर 72 और 72 का गुणा 2 से करने पर 144। इस प्रकार इसका जो लैस है वो 144 ही रहेगा। 144 है। अब 144 से 144 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 1 का गुणा 1 से करने पर हमें मिलता है 1। अब हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। उसके बाद में प्लस और 6 से अब 144 में हमें भाग देना है। 6 से जब 144 में भाग देते हैं तो अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि 6 से एक सबसे पहले 14 में भाग देंगे तो 14 में भाग जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, फिर उसके बाद 4 बार, 6 चौक 24। इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो 24 रहेगा। 24 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 48। अब इसके बाद हमें ये हल प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है 48 + 1 और बटे में है 144। तो इसको लिख सकते हैं x + 1/12 का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है, बराबर होगा यहाँ पर 49/144 के। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं, पहले इसको मिटा दें यहाँ से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर x + 1/12 का वर्ग है बराबर होगा 49/144 के। अब दोनों पक्षों में अब हमें क्या करना होगा, लैसे वो लेंगे, अब हम लेंगे वर्गमूल। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर हमें मिलेगा x + 1/12 जो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट किसके, 49/144 के। तो ये हो जाएगा 49/144। अब हम इसका वर्गमूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले तो हम x + 1/12 बराबर से प्लस माइनस। हमने यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि जब भी कभी वर्गमूल किया जाता है तो जो हल होता है वह प्लस में और माइनस दोनों पक्षों में पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही चिन्ह हमने एक साथ लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकालते हैं। 49 जो है उसका जो वर्गमूल है, 49 जो है उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7 मिलेगा अब यहाँ से हमें। और जो 12 144 जो है उसका जो वर्गमूल है वो 12 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें संख्या प्लस माइनस 7/12 मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर से, अब x का मान हमें निकालना है। तो जो ये प्लस का 1/12 है ये दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो उसको हम लिख लेंगे माइनस में। तो यहाँ पर आएगा, एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस का चिन्ह। तो देखिए एक पहले इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये आएगा -1/12 और प्लस माइनस 7/12। अब ध्यान से देखिएगा हमारे पास दोनों चिन्ह हैं तो x के 2 मान आएंगे तो इसमें लिखेंगे प्लस लेने पर और उसके बाद यहां पर लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। तो इसके बाद अब पहले हम इसको प्लस पर हल कर लेते हैं। तो ये आएगा -1/12, ये x का मान चल रहा है, x बराबर से -1/12 और प्लस में
7/12। तो ध्यान से देखिएगा x बराबर से 12 का लय से 12 ही रहेगा। 12 से इन दोनों में जब हर समान होता है और उसका लय से भी वही आए तो इसलिए ऊपर वाली संख्या ही उसके गुणांक में यहाँ पर आती हैं। तो इसमें लिखेंगे -1 + 7 बराबर से ये हो जाएगा 6/12 और x बराबर से हमें प्राप्त होगा कितना 1/2। तो x का मान इस बार हमें 1/2 प्राप्त हो चुका है। दूसरी तरफ माइनस लेकर देखते हैं तो देखिएगा x बराबर से माइनस का चिन्ह ले रहे हैं तो माइनस में कितना आएगा -1/12 और -7/12 और यहाँ पर होगा x बराबर से माइनस, देखिए लय से आएगा पहले 12 और उसके बाद में यहाँ पर -1 ये रहेगा और उसके बाद -7। यहाँ लिखेंगे x बराबर से -8/12। 4 से दोनों को काटा जा सकता है तो हम यहाँ आगे लिख सकते हैं x बराबर से 4 से 8 को काटेंगे 2 बार -2 बटे और 12 को काटेंगे तो 3 बार। तो इस प्रकार x का जो हमें मान है वो मिलेगा x बराबर से -2/3 और दूसरा मान कौन सा था? दूसरा मान था हमारा -1/2। इसका मान था 1/2। तो इस प्रकार अब यहाँ पर जो अभी हमें ये हल प्राप्त हुए हैं ये वो हल हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अन्य और भी सवाल कर पाओगे पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो देखें, आइए अब बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द्विघात सूत्र और उसके अलावा भी है मूल तथा उनकी प्रकृति। तो इसी टॉपिक में हम द्विघात सूत्र को थोड़ा सा समझेंगे। इससे पहले हमने द्विघात सूत्र को निकालना और बनाना सीख लिया है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि द्विघात सूत्र जो है वो क्या होता है, उसका मुख्य भाग जो है जिसे विविक्तकर कहा जाता है, जिसे डी से भी हम लिखते हैं, और इसके बाद में यह किस प्रकार से काम करता है और जो द्विघात सूत्र का उपयोग करके या किसी भी विधि का प्रयोग करके जब हम द्विघात समीकरण का हल प्राप्त करते हैं तो उस हल को कहा जाता है मूल। तो उन मूल की प्रकृति क्या होगी, किसके अनुसार? इस डी के मान के अनुसार, b² - 4ac के अनुसार द्विघात सूत्र में इसकी प्रकृति, मूल की प्रकृति जो है वो क्या हो सकती है उसको हम जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक बार हम यहाँ पर द्विघात सूत्र को लिख देते हैं। तो द्विघात सूत्र जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। द्विघात सूत्र, देखिए वो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर से -b ± √b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा द्विघात सूत्र होता है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि जब भी कभी हम इसको हल करेंगे तो अंडर रूट के अंदर उपस्थित यह जो भाग है b² - 4ac से d कहा जाता है और इस भाग पर ही हमारे पूरे जो मूल हैं, पूरा जो हल है वो टिका हुआ होता है कि यदि इसका मान 0 आ जाए तब क्या होगा, यदि इसका मान 0 से अधिक हो तब हल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि इसका मान 0 से भी कम ऋणात्मक हो जाए तब क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम इसको जान लेते हैं। तो देखिएगा यदि b² - 4ac अगर यह बराबर हो किसके, 0 के, एक स्थिति यह होती है, एक होती है b² - 4ac और उसके बाद ये छोटा हो जाए किससे, 0 से, और तीसरी स्थिति होती है b² - 4ac यदि ये बड़ा हो जाए किससे, 0 से। तो इन तीनों ही स्थिति में हल जो है वो कैसा होगा, तो यहां ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी b² - 4ac जो d है उसका मान यदि 0 के बराबर हो तो जो हमारे मूल हैं, तो हम कहेंगे यहां पर जो मूल हैं वो कैसे होंगे, तो यहां पर जो हमें प्राप्त होने वाले मूल हैं वो समान होंगे। सबसे पहले तो वह मूल समान होंगे और क्या होंगे, उसके साथ में वास्तविक भी होंगे। वास्तविक का मतलब क्या है, यहां पर जो उनका हल है वो वास्तविक संख्या होगी। जो रियल नंबर्स होते हैं, हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं, वह वास्तविक संख्या होगी। तो इसके जो मूल हैं वो समान होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरी स्थिति, यदि इसका मान 0 से भी कम हो जाए तब क्या होगा, तो इसके जो मूल हैं वो असमान, वो हम क्या कहेंगे, असमान या समान की स्थिति यहाँ पैदा ही नहीं होती। यहाँ होता है कि वह मूल अवास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक। यह वो स्थिति होती है जिस पर हम सवाल को छोड़ देते हैं और सवाल को आगे हल नहीं करते। क्लास 11th में जाकर आप स्पेशली इस टॉपिक को पढ़ोगे जहां पर यदि यह स्थिति आ जाए कि b² - 4ac का मान 0 से कम हो तब मूल जो काल्पनिक होते हैं, तो उन काल्पनिक मूल्स को, काल्पनिक जो मूल हैं या फिर काल्पनिक जो हल है उसे कैसे निकाला जाता है वो आप 11th क्लास में जाके सीखोगे। अब इसके बाद में अंतिम स्थिति आती है, देखिए वो क्या है, यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, यदि इसका मान 0 से अधिक हो तब हमारे जो मूल हैं वो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे और उसके साथ में और क्या होगा, उनमें वो वास्तविक भी होंगे, वास्तविक भी होंगे। तो हमें ध्यान रखना होगा कि यदि हमें वास्तविक मान चाहिए, मूल हमारे वास्तविक होने चाहिए, तो उसके लिए क्या हो, जो b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका मान बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तब स्थिति कैसी आएगी, तब स्थिति कहलाएगी वास्तविक। तब स्थिति वास्तविक कहलाएगी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो छोटा हो जाए 0 से, तब स्थिति कैसी कहलाएगी, काल्पनिक कहलाती है। और काल्पनिक स्थिति आने पर हम सवाल को हल नहीं करते। काल्पनिक स्थिति जब भी पैदा होती है तब हम सवाल को हल नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवालों को हम अगली क्लास 11th में जाकर हल करना सीखेंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम इस सूत्र की सहायता से, द्विघात सूत्र की सहायता से एक सवाल को हल करके देखते हैं। तो आइए उसे हम जान लें। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो हमारा अंतिम टॉपिक भी होगा। इसमें हम बात करेंगे द्विघात सूत्र से हल करने के बारे में। यदि हमें कोई सवाल दे दिया जाए तो उसमें हम द्विघात सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे ताकि हम उसे आसानी से हल कर पाएं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है कि इस उदाहरण को अब हम द्विघात सूत्र की सहायता से हल करेंगे, ताकि हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा या फिर पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के अलावा उनसे अगर हल नहीं करना चाहते तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं और हल को आसानी से कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमने जब द्विघात सूत्र लिखा है तो उसमें a, b और c ये तीनों गुणांक जो हैं वो हमें उनकी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम तीनों गुणांकों को पहचानें और उनको लिखें। तो सबसे पहले जो देखो यहाँ पर जो 2 है वो a कहलाएगा, जो यहाँ पर 5 है वो भी माइनस का 5 ये b कहलाएगा, और जो प्लस का 3 है ये c कहलाएगा। तो इस कारण से अब हमारे पास a, b और c इनका मान हमें मिल चुका है, वो 2 है, इसका मान -5 है, और यहाँ पर c जो है उसका मान 3 दिया हुआ है। अब इसके बाद में अब इसको हम इसके मान को द्विघात सूत्र में लिखेंगे। तो देखिएगा, x का मान निकालते हैं, x बराबर से -b, तो माइनस का चिन्ह है और b का मान लिखना, तो b पहले से -5 है। इस कारण हम क्या करेंगे, यहां पर -5 जो है वहां पर -5 भी रहने देंगे और इस चिन्ह को भी लगाएंगे। तो पहले मैं आपके लिए एक सूत्र वैसे में हमने वहां लिखा हुआ है, आप वहां से ये सूत्र देख सकते हो। तो लिखेंगे ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस, फिर अंडर रूट। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर में क्या करेंगे, -5 का वर्ग करेंगे, तो -5 और इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई 4 के बाद गुणा करेंगे किसका, 4ac, a लिखेंगे, यहाँ पर 2 है a का मान 2, और उसके बाद में a के बाद लिखेंगे c का मान 2 गुणा c का मान है 3। तो इसके बाद आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है 2 गुणा a, तो 2 लिखते हैं पहले, 2 गुणा a का मान यहाँ पर फिर से 2 लिखा हुआ है, और इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर जब हम a, b और c का मान हमारे समीकरण में या फिर हमारे द्विघात सूत्र में लिख देते हैं तो उसके बाद में यह सवाल को हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अब इसको देखें आगे कैसे हल होगा। तो x बराबर होगा -5 का गुणा माइनस से करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5, तो लिखेंगे +5, उसके बाद माइनस प्लस, और यहाँ देखिए अंडर रूट में संख्या है तो उसे अंडर रूट में पहले एक बार लिखेंगे, -5 का वर्ग करेंगे। तो ध्यान रहे आपको, माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, तो इसलिए माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, और उसके बाद में 5 का गुणा 5 से करेंगे तो हमें, तो इसके बाद में अब जब हम -5 का गुणा माइनस से 5 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस गुणा माइनस करने पर प्लस, और 5 का गुणा 5 से करने पर 25 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 25, और उसके बाद माइनस। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, 2 का गुणा 3 से करने पर, 3 का गुणा 2 से इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 का गुणा जब 4 से करेंगे 6 चौके 24, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 24। तो इसके बाद अब हमें यहाँ पर 25 - 24 मिल चुका है, तो नीचे लिखेंगे हम हर में 2 गुणा 2 बराबर से 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें हल मिल चुका है, आगे बढ़ते हैं हम x में, x बराबर से प्लस का ये 5 है, प्लस माइनस, उसके बाद में अंडर रूट में 25 - 24 करना, तो किसने हमें प्राप्त होगा 25 - 24 करने पर 1 मिलेगा अब यहाँ से हमें, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में, तो ये हो जाएगा नीचे हर में 4। अब इसके बाद इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए जो हर, अब यहाँ वर्गमूल के चिन्ह के अंदर, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर जो 1 लिखा हुआ है, तो 1 जो है 1 का वर्गमूल और 1 का वर्ग दोनों ही 1 होते हैं, इस कारण हम यहाँ पर 1 ही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब x बराबर से हमें प्राप्त होगा 5 प्लस माइनस 1 बटे और उसके बाद में 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वर्गमूल के चिन्ह को हमने हटा दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया है। इसके बाद अब हम कहेंगे कि एक बार अब यहाँ से हमें 2 मान प्राप्त होंगे, एक बार प्लस लेने पर और दूसरा माइनस लेने पर। तो यहाँ पर देखिए अब हम दोनों चिन्हों का प्रयोग करेंगे अलग अलग और यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो x बराबर प्लस लेने पर क्या होगा 5 + 1 बटे 4
तो ये मिलेगा x बराबर से 5 + 1 6 होता है, तो 6/4 और 2 से दोनों को काटा जा सकता है क्योंकि दोनों ही संख्याएं सम हैं ये। तो x बराबर से 3/2। एक तो हमें ये हल इसका प्राप्त हुआ है, दूसरा हल यहाँ निकाल लेते हैं हम इसका। दूसरा हल होगा यहाँ पर x बराबर 5 - 1/4 और उसके बाद में x बराबर से 4/4 और x बराबर से 1, क्योंकि 4 से 4 काटेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार x के अब हमें 2 हल प्राप्त हो चुके हैं, एक है 3/2 और एक है 1। ये दोनों ही वो हल हैं जो इस समीकरण को, इस पूरे समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। जब इसको ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इस कारण से ये इनके मूल या शून्यांक कहलाते हैं, क्योंकि इस समीकरण में x की जगह पर जब इस मान को रखा जाता है तो हमें बराबर में हल प्राप्त होता है जो 0 लिखा हुआ है, इसलिए LHS और RHS इस मान में दोनों ही समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम द्विघात सूत्र के हल से या फिर द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप इस प्रकार वीडियो देखते रहिए। और वीडियो में से आपको यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी सवाल आपका हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ ही समय में जैसे ही आपका सिलेबस हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाता है हम उसी के अनुसार आपके डाउट सेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से बहुत पहले ही हम आपको डाउट सेशन कंप्लीट करा दें, और उसके अलावा आपको एक अच्छे से अच्छा सिलेबस जो है कॉन्सेप्ट के साथ में वो आपको प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।